हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। स्वागत है आप लोग का। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन में पढ़े थे कि प्रकाश किसे कहते हैं, यानी लाइट क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो मेरा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है, दैट मीन्स कहने का मतलब जो देखिएगा यहाँ पे ये है विरल, ये है सघन। जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे क्या होती है, आके टकराती है, तो टकराने के बाद जो उनका जो मूल पथ था, मूल पथ यानी कहने का मतलब ऐसे जाती, मूल पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। डेट मीन्स कहने का मतलब जब कोई प्रकाश की किरण, कोई आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद उसका अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन। यानी अपवर्तन कहने का मतलब जो इसका मूल पथ था उस मूल पथ से विचलित हो गया, मूल पथ से विचलित हो गया, और इस प्रक्रिया, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यानी समझ में आ गया प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन में दो माध्यमों को होना बहुत जरूरी है। अगर कोई एक माध्यम रहेगा तो उसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के लिए कम से कम दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम विरल लिए थे, एक सघन लिए थे। दूसरा देखेंगे, एक सघन होगा और एक विरल होगा। ठीक है, जब आपतित प्रकाश की किरण दर्पण मुख्य दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराएगी, तो इस टकराने के बाद जब देखिए सघन से विरल में जा रही है, तो इसका मूल पथ ये होना चाहिए था, मूल पथ ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, यानी अविलंब से दूर भागेगी। तो दो कंडीशन इसमें होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए और सघन से विरल में जाए, तो जब कोई पहला कंडीशन ये हो गया और दूसरा कंडीशन ये हो गया, तो सबसे पहले तो ये प्रकाश का अपवर्तन है। देखेंगे दो माध्यम, जैसे दो माध्यम होता है, एक होता है सघन और दूसरा विरल। तो दो माध्यमों में जैसे ये पहला है कंडीशन मेरा कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो उसका जो पहले वाला पथ था उससे विचलित होकर नॉर्मल के तरफ मुड़ जाती है, नॉर्मल के तरफ मुड़ जाती है। कहने का मतलब अगर विरल से कोई प्रकाश की किरण सघन में आएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। दूसरा सघन से विरल, यानी जब कोई प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण सघन और विरल माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराएगी, तो उसका अपवर्तन के बाद, आपतित किरण अपवर्तन के बाद अविलंब से दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। यहाँ पे ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया आपतित किरण। ये क्या हो गया, आपतित किरण। ये हो गया अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। यानी आपतित किरण और अविलंब के बीच ये जो कोण बना उसको आपतन कोण यानी आई कहते हैं। और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच ये वाला जो कोण बना उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। कौन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण। ये हुआ अपवर्तन कोण और ये हुआ, इसको आर से डिनोट करते हैं, ये हुआ आपतन कोण। यानी इसमें जो होता है आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर नहीं होता है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए, तो विरल से सघन में जाने के वक्त जो आई कोण आई होता है ग्रेटर देन आर होता है, जो आई होता है ग्रेटर देन आर। इसमें क्या होगा, अगर ये आपतित किरण, ये भी हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण आर, तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए तो वहां पे आई इज लेस देन आर होता है। यानी इसमें आई आपका बड़ा होगा, इसमें आई क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो हम बता चुके हैं कि प्रकाश के जो अपवर्तन है उसमें दो माध्यम चाहिए,
एगो विरल एगो सघन, और नहीं तो सघन और विरल। तो जो अपवर्तन होता है, अब बात आता है कि अपवर्तन क्यों होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है उसके चाल पे डिपेंड करता है, यानी प्रकाश की चाल पे डिपेंड करता है कि कोई प्रकाश की चाल किसी माध्यम में कितना अपवर्तित होगा, अपवर्तन उसका कितना होगा। जैसे हम देखेंगे आगे, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल देखेंगे। प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात यानी वायु में, निर्वात या वायु में सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख मीटर पर सेकेंड हो गया। उसके बाद होता है जल में, किसमें? जल में। जल में हो जाएगा 2,25,000 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद आ गया आपका कांच। कांच में कितना हो जाएगा? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो हवा यानी निर्वात में इसका जो चाल होता है, उसके बाद जल में, और उसके बाद कांच में। यानी सबसे कम क्या होता है? कांच में। कहने का मतलब चाल जिस माध्यम में अधिक होगा उसका अपवर्तन क्या होगा? कम होगा। अपवर्तन कैसे होता है? अगर किसी माध्यम में प्रकाश का अवरोधक ज़्यादा हो तो उसका अपवर्तन ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब वायु में देखेंगे तो वायु में जो विरल, सबसे विरल माध्यम कौन है? वायु या निर्वात। निर्वात में या वायु में देखेंगे तो प्रकाश का जो चाल है उसको अवरोधक, उसको रोकने के लिए उसमें कोई अवरोधक बहुत कम होता है, जिसके कारण इसमें इसका जो चाल, प्रकाश का चाल होता है बहुत ज़्यादा होता है। जल में देखेंगे तो जल में जो जल का कण होता है वायु की अपेक्षा घन होता है, यानी सटा सटा होता है। इसके बीच में स्थान उसकी अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण इसमें अवरोधक ज़्यादा होते हैं। और अवरोधक ज़्यादा होने के कारण इसमें जो प्रकाश का चाल होता है वायु की अपेक्षा कम होता है। तो अब वायु की अपेक्षा इसमें प्रकाश का चाल कम होगा, डेट मीन्स कहने का मतलब वायु की अपेक्षा इसका अपवर्तनांक क्या है? ज़्यादा है। तीसरा देखेंगे कांच में। कांच में प्रकाश का चाल जो है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी इससे काफ़ी कम। तो काम है, इसका मतलब कि कांच का जो घनत्व होता है दोनों के अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। तो दोनों के अपेक्षा कांच का घनत्व अधिक होने के कारण इसका अपवर्तन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब बात आता है कि हम किसी पदार्थ का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, यानी कितना अपवर्तन करेगा, यानी उसका अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का डिफिनीशन होगा किसी माध्यम का अपवर्तनांक। अगर इसका डिफिनीशन निकालना हो तो वायु के सापेक्ष किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। जैसे कहने का मतलब कि प्रकाश की चाल पर वायु में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो उसका डिफिनीशन होगा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। यानी वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में, जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहेंगे? उस माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे अगर हमको जल का निकालना हो, किसका? जल का निकालना हो, जल का अपवर्तनांक निकालना हो तो पहले देखेंगे वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बटा,
उस माध्यम में, यानी किस माध्यम में, जल में। किसका निकाल रहे हैं, जल का निकाल रहे हैं, तो जल का प्रकाश का चाल देखेंगे। तो जल में होता है 225 यानी 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इससे ये कट गया 1 2 3 1 2 3 कट गया। 25 से देखिए, 25 से 9 बार में, आइए 25 से कितना बार में, 12, हाँ 25 से 12 बार में। फिर 3 3 9 और 3 चौका 12 यानी 4/3। इसको काटिएगा आप तो आएगा 1.33 1.33 यानी जल का अपवर्तनांक यानी कितना हो जाएगा 3। अपवर्तनांक को हम n से डिनोट करते हैं यानी n बराबर हो जाएगा n बराबर 1.33। ये हुआ किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो हमको निकालना था अपवर्तनांक किसे कहते हैं, यानी अपवर्तनांक कैसे निकलेगा क्या है। तो अपवर्तनांक यानी जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते समय क्या करेंगे कि वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या करेंगे, अनुपात निकाल देंगे। तो क्या निकलेगा हमारा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें जो भिन्न भिन्न टर्म होते हैं वो कौन कौन होते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह। जैसे अगर विरल माध्यम है, विरल माध्यम, और ये है सघन माध्यम। ठीक है, तो जब कोई आपतित किरण, कोई यहाँ पे किरण आके पड़ेगी, जो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह है उस पर कोई किरण आकर पड़ेगी तो वो कहाँ से, जैसे यहाँ पे जिस बिंदु पे पड़ेगी उस बिंदु पे एक नॉर्मल होगा, अभिलंब होगा। क्या होगा, अभिलंब। इसको कहते हैं नॉर्मल, इसको n कह दिए। अब संपर्क क्षेत्र, यहाँ से संपर्क जो सतह है वहाँ से ये जाना चाहिए था सीधे, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि विरल से सघन में जा रहा है तो इसका अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के बाद जो किरण निकलेगी वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। किसके तरफ, अभिलंब की तरफ, यानी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक बार और, ये आपतित किरण है, यहाँ से ए, ये हो गया आपका O, ये हो गया आपका B। यहाँ पे ये N डैश, AO आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण। AO ये चूंकि यहाँ पे सतह पे आकर पड़ रही है इसलिए आपतित किरण है। यहाँ पे N अभिलंब है और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं। किससे, I से। ये रहा अभिलंब और ये अपवर्तित किरण। प्रकाश का किरण जो I है वो अपवर्तन के बाद यहाँ से B से गुजरेगी। तो ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब दोनों के बीच के कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण और इसको डिनोट करते हैं R से। क्या चीज से, R से। अब इसमें कुछ टर्म है उसको हम परिभाषित करेंगे। पहला है आपतित किरण। पहला क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण यानी किसी दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण का डिफिनीशन होगा कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश के किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण का डिफिनीशन हो गया। तो इसमें आपतित किरण कौन है, AO है। क्या है, AO। AO क्या है हमारा, आपतित किरण है। यानी ये आपतित किरण दर्पण जो लेंस माध्यम है दोनों माध्यमों के संपर्क क्षेत्रफल पे, क्या क्षेत्र पे पड़ रही है। इसके बाद है आपतन बिंदु। यानी आपतन बिंदु क्या है, तो आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पे पड़ती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण AO किस पॉइंट पे मिल रही है, O पॉइंट पे इस सतह को टच कर रही है, इसलिए इसका जो आपतन बिंदु होगा कौन होगा, O होगा। यानी लिख कहेंगे आपतन बिंदु किसे कहेंगे, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर सतह को टच करती है उस बिंदु को कहते हैं उस किरण का आपतन बिंदु। ठीक है, अभिलंब हो गया, यानी आपतन बिंदु पर लंबवत जो ऊर्ध्वाधर खड़ा लाइन होता है उसको कहेंगे नॉर्मल। क्या नॉर्मल कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल को हिंदी में कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं,
अभिलंब। उसके बाद है 3 नंबर में अभिलंब। अभिलंब किसे कहेंगे? हम बोले हैं कि आपतन बिंदु पर खींचे गए यानी लंबवत रेखा को कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। यानी यहाँ से NO यानी ON ये हमारा क्या है? अभिलंब है। ON क्या है? अभिलंब है। 4 नंबर पॉइंट में है अपवर्तित किरण। क्या है? अपवर्तित किरण। यानी अपवर्तित किरण किसे कहेंगे? तो जब आपतित किरण आपतन बिंदु पे टच करती है तो दूसरे माध्यम में जाने के पश्चात क्या होता है? इसका अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन। यानी आपतित किरण का परिभाषा कहेंगे तो जब आपतित किरण सतह से 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। तो इस मूल पथ से जब विचलित हो जाती है तो उस किरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। यानी इसमें मेरा हो जाएगा OB क्या है? अपवर्तित किरण। यानी अपवर्तित किरण का डिफिनीशन हो जाएगा आपका दूसरे माध्यम में, ये सरल विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, यानी दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। तो दूसरे माध्यम में मुड़कर कौन किरण गया है? OB। कौन है? OB। इसका नाम लिख देंगे OB। आपतन बिंदु O है तो अपवर्तित किरण कौन है? OB। किसे कहेंगे? तो दूसरे माध्यम में जो आपतित किरण है दूसरे माध्यम में मुड़कर जब जाती है तो उस किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। 5 नंबर में है आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। ये AO आपतित किरण और ON जो है अभिलंब है, दोनों के बीच में ये कोण I है। कोण I को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। कोण I क्या है? आपतन कोण है। उसके बाद 6 नंबर में है आपका अपवर्तन कोण। 6 नंबर में हाँ अपवर्तन कोण। क्या है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण किसे कहेंगे? तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण मेरा OB है और अभिलंब ON, दोनों के बीच में कोण R है। कोण कौन है? R। तो यह मेरा कोण R जो है अपवर्तन कोण होगा। क्या होगा? कोण R अपवर्तन कोण। यानी एक बार फिर से देखेंगे, आपतित किरण किसे कहेंगे? तो सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है? AO आपतित किरण है। उसके बाद आपतन बिंदु, तो सतह पे पड़ने वाली आपतित किरण सतह को जिस पॉइंट पे टच करती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। यानी O पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसका O क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। उसके बाद अभिलंब। अभिलंब किसे कहेंगे? तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। क्या कहेंगे? अभिलंब। तो आपतन बिंदु ये O है, उस पर अभिलंब, यानी कहने का मतलब 90 डिग्री पर लंबवत जो रेखा खींचा गया है N, यही हमारा क्या है? अभिलंब है। उसके बाद है अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण किसे कहेंगे? दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ये दूसरा माध्यम हो गया सघन माध्यम, इसमें मुड़कर कौन किरण आया? OB आया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण। उसके बाद है आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो ये मेरा I जो है कोण I वो क्या हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा। लास्ट में है अपवर्तन कोण। यानी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण कौन है? R है। यानी कोण R क्या हो जाएगा आपका? अपवर्तित किरण। ठीक है? अब इसमें एक रिलेशन और देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, अगर पहला रिलेशन, इसको मिटा देते हैं पहले, ध्यान दीजिएगा। पहला रिलेशन, जब प्रकाश की किरण
प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए, यानी सघन माध्यम में जाए। एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है इसमें का। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाए तो इसका अपवर्तन कोण और आपतन कोण का रिलेशन क्या होता है। देखिए अभी जो हम फोटो बनाए हैं विरल से सघन में जा रही है, तो इसका जो कोण आई है, कोण आई आर के बराबर में है, नहीं है। इसका कोण आई देखिए, कोण कब बराबर होता है, सम्मुख कोण से, ये वाला ऐसे ना बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे ये वाला कोण कब बराबर होता है, जब ये पूरा होता तब। लेकिन यहाँ से शॉर्ट है, यहाँ कम है ये, तो ये जो आर है आई से क्या है, कम है। तो हम कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो कोण आई ग्रेटर देन कोण आर होता है। आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है इस प्रकार कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाए तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो लिखेंगे कि आपतन कोण जो होता है अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आई जो है आर से क्या है, बड़ा। क्यों, अभिलंब से इसका कोण बनता है, तो विरल से सघन माध्यम में जाती है तो जो किरण होता है अभिलंब की तरफ और झुक जाता है। तो जितना किसी किरण के साथ झुकाव होगा, कम होगा, उतना ही कोण क्या होगा, कम बनेगा। यानी कहने का मतलब कि ये इसमें होगा जो कोण आई होगा ग्रेटर देन कोण आर। इसका दूसरा पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण सघन से, कहाँ से, सघन से विरल माध्यम में जाए, उसका एक अलग बनाएंगे। माध्यमों को अलग करने वाली सतह, जैसे ये किरण इस पे आपतित हुई, ये आपका हो जाएगा सघन। अब ये बनाए हैं विरल। कंडीशन है मेरा कि सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो सघन से विरल में जा रही है। ये 90 डिग्री यानी एन डैश एन एन डैश। तो चूंकि इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो क्या होगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते वक्त जो आपतित किरण होता है अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर भागेगा। कहाँ भागेगा, दूर। तो जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये जाएगा इधर। अब इसका आपतन कोण ये है आई और अपवर्तन कोण ये है आर। अब देखेंगे तो इसका आई से बड़ा है कौन, आर। यानी इसमें लिखेंगे कोण आई, कोण आई लेस देन कोण आर। इसमें रिलेशन निकला, पहला रिलेशन निकला है आपके पास कि आई ग्रेटर देन आर। लेकिन जब उसका माध्यम बदल दिए, जब उसका वे रास्ता बदल दिए, तो आई क्या हो गया, छोटा, और आर क्या हो गया, बड़ा। यानी आपसे कह सकता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आई और आर में क्या रिलेशन होता है। तो बोलेंगे कि आई लेस देन आर, यानी आई जो होता है आर से छोटा होगा। आई आर से क्या होगा, छोटा होगा। और जब कहे प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो आई जो होगा आर से बड़ा होगा। तो आप कैसे इसको पहचान कीजिएगा, एक सिंपल सा डायग्राम बनाइएगा ऐसे मन में कि जब विरल माध्यम से सघन में जाती है, यानी सघन माध्यम में जाने पर उसका चाल कम हो जाएगा। तो चाल कम होगा तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, जैसे मुड़ेगी तो कोण कम हो जाएगा, यानी आई बड़ा और आर छोटा। उसका उल्टा सोचिएगा, जब सघन से विरल में जाएगी तो विरल में जाने पर किसी प्रकाश का जो चाल होता है बढ़ जाता है, यानी अभिलंब से दूर भागेगी, यानी आर का मान बड़ा होगा। अभिलंब की तरफ आएगी तो छोटा, अभिलंब से दूर जाएगी तो बड़ा, यानी ये रिलेशन हो गया। ठीक है। अब देखेंगे अगला जो टॉपिक है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन यानी लेटरल
डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर ये कांच की सिल्ली है, ये है कांच की, अगर ये कांच की सिल्ली है तो अगर किसी प्रकाश की किरण को यहाँ पे आपतित करा रहे हैं, यहाँ पे क्या कराए, आपतित कराए, तो जिस बिंदु पर टच होती है उसको कहेंगे आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पे क्या होता है, अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब। ये वायु है और ये क्या है, कांच है। तो वायु जो हो गया आपका विरल माध्यम और कांच क्या हो गया, सघन माध्यम। तो विरल से जब सघन में जाएगा तो प्रकाश का किरण अभिलंब से माना अभिलंब की तरफ आएगा, यानी विरल से कहाँ आ रहा है, सघन में। वायु जो है, वायु कांच की अपेक्षा क्या है, विरल है। तो विरल से सघन में आ रहा है तो इसको जाना चाहिए था सीधे, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाएगी, जो अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो जैसे अभिलंब की तरफ मुड़ेगी ये ऐसे आकार बना देगी, यही ना होगा। अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ये मेरा एंड अभिलंब है। लेकिन जैसे फिर ये अपवर्तित किरण कांच के इस सिरे से, इस सतह से टकराएगी तो अब यहाँ पे भी तो एक आपतन बिंदु बन गया। आपतन बिंदु बन गया तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। यहाँ पे भी ये क्या होगा, नॉर्मल, यानी एन डैश। अब देखिए, अब कांच से वायु में जा रहा है, यानी सघन से विरल में। तो सघन से विरल में जाने के बाद अभिलंब से दूर भागता है, अभिलंब से दूर भागता है। तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये कहाँ जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, यानी अभिलंब से दूर भाग गया। तो अब देखिए इसके बीच में ये जो, अगर ये कांच ना होता तो ये जो रेखा आपतित किरण थी कहाँ से गुजरती, ऐसे गुजरती, इधर से ना गुजरती। लेकिन कांच होने के कारण ये रेखा कहाँ से गुजर रही है, यहाँ से गुजर रही है। यानी ये पूर्व पथ है इसका, और ये अभी का अपवर्तन के बाद का पथ है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों के रास्ता में अंतर है, दोनों के बीच एक दूरी है। इस दूरी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। यानी इसका डिफिनेशन बताएंगे कि आपतित किरण, इसके डिफिनेशन में क्या होगा कि इसको कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं, निर्गत किरण। नहीं, निर्गत किरण इसको नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण और आपतित किरण ये है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबिक यानी लंबवत दूरी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, और इसको डी से सूचित करते हैं। किससे, डी से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये जब कब होगा, ये कांच में ही होगा। कांच में होगा चाहे अन्य माध्यम में, लेकिन इसमें एक मोटाई होना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे एक प्रिज्म का, किसी भी ऐसे कांच की सिल्ली ले लीजिएगा तो उसमें ये प्रयोग आपको आसानी से दिख जाएगा। अब कहिएगा कि सर कांच की जो खिड़की दरवाजे लगे होते हैं तो उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं होता है। तो कांच का जो खिड़की दरवाजा होता है बहुत पतला होता है। बहुत पतला कहने का मतलब जैसे ये रेखा है इतना पतला होता है, तो इसमें कितना, अगर हम जैसे अभी इतना मोटा कांच लिए हैं तो इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट इससे भी बहुत पतला आया। तो अगर पतला जो शीशा का हम जो खिड़की दरवाजा में प्रयोग करते हैं वो खुद पतला होता है, उससे भी कम अगर लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो तो बहुत लेटरल डिस्प्लेसमेंट उसमें बहुत कम होता है, यानी पार्श्विक विस्थापन बहुत कम होता है। इसलिए हमको मालूम नहीं चलता है कि उसमें क्या हो रहा है, पार्श्विक विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।